अस्सलाम वालेकुम जी। तो अब हम करेंगे मार्किंग। और ये जतोई का पीडीएफ मैंने खोला हुआ है और बेसिकली आपका जो मेन कोर्स है ना आई का, वो चैप्टर नंबर 5 यानी आईलीड से ही स्टार्ट होता है। तो हम पहले इसी चैप्टर से मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो 4 चैप्टर्स हैं वो आपने नहीं करने होते। आईलीड से आपने स्टार्ट करना होता है। और आईलीड में भी अब ना जतोई का कोर्स कुछ इस तरह से है कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना आपको एनोटमी बताई गई होगी। लाइक ये आईलीड का चैप्टर है ना, तो इसमें वो सबसे पहले आपको आईलीड की एनोटमी बताएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आईलीड बताएंगे कि कितनी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना आपको नोटमी मिलेगी। अब आपने करना क्या है कि वो जो हर चैप्टर की नोटमी है ना, उसको एटलीस्ट एक दफा रीड जरूर देनी है, क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं ना आपको पेपर में, उनमें आपको एनोटमी भी आती है। ये नहीं कि एनोटमी नहीं आती, एनोटमी आती है। तो ये नहीं करना कि हर दफा आप इसको 5 मिनट 10 मिनट लगाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक दफा जब आप स्टार्ट करें तो आपने इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने हाईलाइटर ले लेना है और हर वो पॉइंट हाईलाइट कर लेना है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, लाइक अब ये आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जो आईलिड है उसमें एंटीरियर लैमिला और पोस्टीरियर लैमिला है। अब आपको एंटीरियर लैमिला में उसने बताया कि स्किन है, कनेक्टिव टिश्यू है और ये स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर है। अब यहाँ से कहीं भी हमें ये नहीं लग रहा कि इसमें से कुछ एमसीक्यू आएगा। आई लाइक सिंपली स्किन है, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल्स है और फिर मसल्स के नीचे भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये पूरी लाइन है। आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पर एक साइड पे फ्लो चार्ट बना लो कि ये स्किन है, फिर नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल है, फिर मसल के नीचे दोबारा से कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपको 1 सेकंड लगेगा चीजें रिवाइज करने में। ठीक है, लेकिन इसमें से एमसीक्यू के हमें चांस नहीं लग रहे। आगे जब हम पोस्टीरियर लैमेला पे आते हैं तो यहाँ पे वो आपको बताता है कि लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस है। अब ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिवेटर मसल का एपोन्यूरोसिस क्या होता है, वो किस लेयर में होता है। और तो ये अब आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद मुलर मसल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने हाईलाइट। इस तरह से जो चीजें आपको दिखने में लग रहा है कि वो आपको पेपर में आ सकती हैं, एमसीक्यू आ सकता है, वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, वो आपने जरूर हाईलाइट कर लेने, उनको भी हाईलाइट कर लें। और यहाँ आसान लफ्जों में इधर साइड पर आप लिख लें, स्टिकी नोट्स पे पेस्ट कर लें, ताकि आपको सिर्फ कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स लगे वो चीजें रिवाइज करने में। ठीक है, और मैं तो ये करती होती हूँ कि ये जो फिगर्स बनी होती है, लाइक ये फिगर है ना स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से याद कर लेना है। और ऊपर जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, अगर उनमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो इस फिगर में मेंशन नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहीं पर लिख लेना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ ये फिगर रिवाइज करनी हो। तो ये भी एक वे होता है नोट में रिवाइज करने का, नोट में कवर करने का। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। ये 2 फिगर्स है ना, तो मैंने सिर्फ ये 2 फिगर्स करनी है, इन 2 फिगर से सारा रिवाइज करना है। और अगर ऊपर मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आएगी जो फिगर्स में मेंशन नहीं है, तो मैं यहाँ साइड पर लिख लूंगी। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिकली जहां से हमने पढ़ना शुरू करना है, दैट इज क्लेजियन। अब क्लेजियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्लेजियन है। तो ये आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, इसकी एटियोलॉजी। अब आपने, जब मैं कह रही हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसमें से एक जो है ना वो वर्ड भी स्किप नहीं करना, सारा पढ़ना है। इसकी एटियोलॉजी को पढ़ना है, इसके फैक्टर्स को, इसकी पैथोजेनेसिस को, इसके क्लिनिकल फीचर्स को। और जतोई की जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, वो ये है इसकी फिगर्स। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको आपको फौरन से उसके साथ एक फिगर मिलेगी और उस फिगर में आपको सारी फाइंडिंग्स मिलेंगी। तो जिस इंसान ने जतोई को एक दफा अच्छे से समझ के पढ़ लिया, उसकी फिगर्स अच्छे से कवर कर ली, उसको कभी भी आई में वो फेल कभी नहीं हो सकता, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होगा। ठीक है, तो आपने फिगर देख लेनी है। अब जो भी उसने चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ना, साइंस या सिम्टम्स, वो उसने फिगर्स में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि जब आप क्लेजियन कवर कर रहे हो तो आपको ना आई में ये करना होता है। वैसे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ये समझाने के लिए कि आई पढ़ते कैसे, ये तो सिर्फ मैं मार्किंग करवा रही हूँ ना। तो आई में ना बेसिकली आपको ये करना होता है, आपको साइंस और सिम्टम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए कि पेशेंट आपके पास आएगा किस हिस्ट्री के साथ आएगा। साइंस ये होते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो आप क्या नजर आएगा, पेशेंट की आंख में आप क्या देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करनी होती है कि आप किस तरह से उसको, अपने डायग्नोसिस तो आपने एग्जामिनेशन पे बना लिया, अब उसको कंफर्म करने के लिए आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हो। उसके बाद एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये 4 चीजों में हमारी पूरी आई का एक टॉपिक कवर होता है। तो जब आप क्लेजियन पढ़ते हो ना, आपको कुछ सिम्टम्स मिलती हैं जो कि उस पेशेंट की हिस्ट्री होगी। अब आपने यहाँ पे लिख लेना है साइड पे हिस्ट्री, यहाँ पे आपने मेंशन करना है हिस्ट्री, उसके नीचे आपने पूरी सिम्टम्स लिख लेनी है, मेन 4-5। उसके बाद आपने इस डायग्राम पे उन फिगर्स को, इस फिगर पे उन सिम्टम्स को मेंशन कर देना है। लाइक इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे आप लिख रहे हो सिम्टम्स, नीचे आप सिम्टम मेंशन कर रहे हो स्वेलिंग, पेनलेस स्वेलिंग, तो आप इसको ऐसे एरो लगाओ और यहाँ पे ले आओ कि ये स्वेलिंग है। तो आप जब फिगर में उस चीज को देख लोगे ना, हमारी विजुअल मेमोरी ज्यादा होती है, तो हमें वो सिम्टम कभी भी नहीं भूलेगी। और यहाँ पे पेनलेस भी मेंशन कर दो। ठीक है, इस तरह से आप उस फिगर पे सिम्टम्स पूरे करो, अगली फिगर्स पे आप सारे साइंस पूरे करो, उसकी अगली फिगर पे आप इन्वेस्टिगेशंस मेंशन कर दो, तो सारी के सारा क्लेजियन आपका फिगर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कवर कर सकते हो। वैसे मैं अपनी जतोई की पिक्चर्स भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी, जिस तरह से मैंने अपनी बुक पे कवर की हुई चीजें, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपने करनी है, क्लेजियन की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीडीज आप एक दफा देख लीजिएगा, सिर्फ एक दफा देखने की जरूरत है, बाद में इंसान को याद रहता है। और ट्रीटमेंट तो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपने हिस्ट्री भी पता चल गई, आपको सिम्टम्स साइंस सब पता चल गई। अब नेक्स्ट होती है चीज की ट्रीट कैसे करना है। ठीक है,
अच्छा, क्लेजियन के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो हॉर्डियोलम आ जाता है। हॉर्डियोलम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेन चीज है ना वो होती है हॉर्डियोलम की और क्लेजियन के डिफरेंस। यहाँ पे कोई टेबल नहीं बना हुआ है सच जतोई में, लेकिन जोगी में मेरे ख्याल से टेबल बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, गूगल से वो टेबल डाउनलोड कर लेना है या आपने जोगी से देख लेना है और आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। जो चीज भी एक्स्ट्रा आपने कहीं से लेनी है ना उसको फौरन से अपनी जुतोई पे पेस्ट करना है, ताकि एट द एंड आपके पास एक ही बुक हो जो तैयार करनी है। कभी भी ये नहीं करते होते कि ये एक्स्ट्रा चीज हमने गूगल से कर लिया, अच्छा ठीक है, ये दोबारा जब रिवाइज करनी होगी तब दोबारा गूगल से देख लूंगा। ये बहुत गलत तरीका है। और इवन ये भी नहीं करना कि उसको गूगल से देख लिया अब उसको मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेता हूँ, जब दोबारा रिवाइज करना होगा गैलरी से कर लूंगा। ये भी गलत चीज होती है, ठीक है। आपने करना होता है उसको स्टिकी नोट्स लें, उसको इसी वक्त उस पर लिखें और यहाँ पर पेस्ट कर लें, ताकि जब भी रिवाइज करना है तो मैं बुक से ही रिवाइज करूंगा, ठीक है। चलें, हॉर्डियोलम आ जाता है। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हॉर्डियोलम एक्सटर्नम का यानी स्टाई का और क्लेजियन का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हॉर्डियोलम इंटरनम है, पढ़ने आपने दोनों ही है। अगेन प्रोसीजर वही रहेगा, साइंस जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं कि क्या क्या पेशेंट को साइंस आएंगे, उसको फिगर में मेंशन करो। और अगर कोई साइन यहाँ पे मिसिंग है ना, फिगर में नहीं नजर आ रहा, तो उसको खुद बना लो, खुद बना के मेंशन कर दो। लेकिन एक फिगर पे सारे साइंस कंप्लीट होने चाहिए, दूसरी फिगर पे सारे सिम्टम्स कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे लिस्ट लिख लो और एंड पे ट्रीटमेंट कर लो। इस तरह से आपकी आई पीस ऑफ केक हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लेजियन और हॉर्डियोलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लेफराइटिस को भी अच्छे से रीड कर लेना आपने एक दफा। प्रोसीजर वही रहेगा, साइंस, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आपको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस नजर आ रहा है ना, तो ऊपर उसने जो भी अल्सरेटिव के साइंस लिखे हुए हैं आप सारे यहाँ पे पूरे करो। यहाँ पे साइन लिखो, उसको एरो के साथ यहाँ पे मिलाओ, ठीक है। जो चीज मिसिंग है उसको खुद ऐड कर लो, लेकिन इस फिगर से आपके सारे साइंस कवर होने चाहिए। एट देन ट्रीटमेंट देख लो, ठीक है। उसके बाद स्क्वेमस ब्लेफराइटिस आ रहा है। अल्सरेटिव और स्क्वेमस का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना है आपने कि अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस किस तरह का होता है और स्क्वेमस ब्लेफराइटिस किस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि ये जो इसकी फिगर बनी हुई है ना, जिस मैं पहले बता रही हूँ, फिगर को कवर कर लो और इसी फिगर पे दो तीन जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट है, लाइक अब आपको अगर खुदा ना खास्ता ही पेपर में आ गया तो एटलीस्ट आपको इसका ट्रीटमेंट तो आना चाहिए ना। तो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे लिख लो कि मैंने ट्रीटमेंट यहाँ से रिवाइज करना है, इसको ऐसे ट्रीट करना है। यहाँ पे इसके जो यहाँ पे उसने साइंस मेंशन किए हुए तीन चार, वो आप इस फिगर पे मेंशन कर लो, ताकि एट द एंड आपको सिर्फ 2 से 4 मिनट में आपका ये रिवाइज हो जाए, ठीक है। ट्रिकियासिस आ जाता है। ट्रिकियासिस इंपॉर्टेंट वन है। पेपर में ऐसे क्यों आने के इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन इसके एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिकियासिस आपने बहुत अच्छे से रीड करना है। और ये जो ट्रिकियासिस के डीडीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि स्यूडोट्रिकियासिस क्या होता है, डिस्ट्रिकियासिस क्या होता है, ठीक है। ये डीडीज आपने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद ट्रिकियासिस का ट्रीटमेंट आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। बहुत आसान है लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। आपका वाइवा क्वेश्चन भी है कि ट्रिकियासिस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एंट्रोपियोन। अब जो आपका एंट्रोपियोन आएगा, एक्ट्रोपियोन आएगा, टोसिस आएगा, ये तीन टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स हैं जिनका आपको एक एक वर्ड याद करना है। मतलब इस पे मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप फिगर पे सारा मेंशन कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि इसमें आपको एक एक वर्ड करना है। एटियोलॉजी है, जहां लिखी हुई है एटियोलॉजी, आपको उसकी एटियोलॉजी की एक एक चीज आनी चाहिए कि किस तरह से हो रहा है। एज के साथ अगर किसी को एंट्रोपियोन हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, क्या मसला बनता है। अगर किसी को कंजेनिटल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपने कॉजेज उसके अच्छे से करने हैं। सिम्टम साइन आपने बहुत ज्यादा अच्छे से समझने हैं। अब इसमें साइंस क्या होगा, सिर्फ ये होगा ना कि वो इनवर्ड उसकी जो है टर्निंग हुई होगी आईलिड की। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको फिगर सिर्फ देखनी है, फिगर से याद रखनी है चीजें, वरना याद आपको बुक से ही करना है, एक एक वर्ड याद करना है, ठीक है। एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन में कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, तो ये तो पूरा करना है। टोसिस आ जाता है। टोसिस आपका एक ऐसा टॉपिक है जो वाइवा ओस्पी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑब्वियसली वाइवा ओस्पी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके रिटर्न में भी इसमें से बहुत चांसेस होते हैं एससीक्यू आने के। तो टोसिस की जो सर्जरीज है ना, वो तो पेट एससीक्यू आपका, टोसिस को सर्जरी से कैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसके पहले इसकी जो सारी एटियोलॉजी है, जो इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ टोसिस आपका क्वेश्चन है जो आप अपनी टर्म एग्जाम में देखोगे, आप अपने स्टैंडअप्स में देखोगे, इवन आप प्रूफ में भी आपको आ सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टोसिस और उसके बाद टोसिस की सर्जरी, ये तो मैंने आपको दो वाले क्वेश्चन बता दिए जो कि आपके मतलब मेन आपके एससीक्यू क्वेश्चन है। सर्जिकल प्रोसीजर जो टोसिस के हैं और जो इसकी क्लासिफिकेशन है, इन दोनों को पहले तैयार करो, उसके बाद इसके साइन सिम्टम्स को तैयार करो, और उसके बाद जो आपने इसके वाइवा ओस्पी के लिए चीजें तैयार करनी होती हैं या समहाउ आपको रिटर्न में भी आ सकती हैं, वो होते हैं इसकी एग्जामिनेशन। हम टोसिस को कैसे, हमारे पास टोसिस का पेशेंट आ गया, ठीक है, हम उसको एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, उसके फीचर्स क्या मिलेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। तो ये वाली जो सारी चीजें होती है ना, ये भी आपने तैयार। फिगर्स आपको नजर आ रहा है इसकी जो तोई का लेटेस्ट एडिशन है उसमें कितनी सारी फिगर्स बनी हुई है, ठीक है। ट्यूमर्स ऑफ आईलिड को आपने नहीं करना है, इसको आपने एज सच स्किप कर देना है, ठीक है।
अच्छा, तो ये आपका हो गया जो चैप्टर कवर आईलिड का। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से आपने कवर करनी है। अब अगर कोई इंसान ट्यूमर ऑफ आईलिड्स करना चाहता है, वैसे मैंने नहीं किए थे, इनके चांसेस भी नहीं होते कि पेपर में आए, लेकिन अगर कोई इंसान करना चाहता है ना, तो मेरा उसको ये मशवरा होगा कि बजाय इसके कि आपकी हर दफा 2 से 3 पेजेस रिवाइज करो, जो कि मुश्किल है, आप क्या करो कि आप अपना एक पेज बना लो, नोट्स बना लो, यहाँ पे आप ट्यूमर मेंशन करो,